आई एम ऋतुंबरा चौहान फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट IPS अकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम DBMS का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की इन अ गिवन रिलेशन। तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिशन है, कुछ टॉपिक्स है प्री रिक्विजिट टॉपिक्स, उनको पहले हम कवर करेंगे। बहुत स्मॉल टॉपिक्स है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई आर रिलेशन मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने RDBMS पढ़ा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको पता होगा वहाँ पर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का एक वन ऑफ दी वे इस तरीके से रहता है जिसमें R जो है वो टेबल का नाम शो कर रहा है, ABC जो है वो कॉलम नेम्स रहते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये जो गिवन रिलेशन है, ये R नाम का एक रिलेशन है जिसमें 3 कॉलम से A नाम का कोई कॉलम है, B नाम का और C नाम का थर्ड कॉलम है। अब इन कॉलम्स को आपको पता होगा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इन कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं। तो यहाँ आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो A को हम ID कंसिडर कर सकते हैं, नेम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ हम एड्रेस कंसिडर कर सकते हैं। तो ID, नेम, एड्रेस और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन इन कॉलम्स की को इजीली हम मैप कर पाए रिलेशनल में और इजीली कैंडिडेट कीज फाइंड आउट कर पाए, इसलिए हमने इसको ID, नेम, एड्रेस को मैपिंग करके ABC अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ID, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं रहे। आप अल्फ़ाबेट्स को याद करके और इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा इस रिलेशन को कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले कैंडिडेट की जब भी फाइंड आउट करने का आता है आपको क्वेश्चन, जनरली ये गेट और नेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से कुछ सिंटेक्स वहाँ देखने मिलेगा जहाँ पर यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर x टेंड्स टू y जो दिया हुआ है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर कोई एक एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का तरीका होता है x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस y। यहाँ पर x जो है, यहाँ पर कोई एक एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सिमिलरली y की जगह पे भी या तो एक कोई एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब x जो रहेगा यहाँ पर, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एट्रीब्यूट्स या कोई एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट बोलेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है तो डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। वैसे ही एरो के बाद में जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट दिखेगा आपको, उसको हमें बोलना है डिपेंडेंट। तो इस y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट और इस x को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि अभी आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका थोड़े से और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से जो अभी रिलेशन आपने देखा हुआ है, ABC 3 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, इन्हीं से रिलेटेड अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन रहेगी। क्या दी रहेंगी? फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है? बेसिकली जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके रिलेशंस में प्रेजेंट है उनके बीच में डिपेंडेंसीज शो करने के लिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज यूज करते हैं। ये जो आपने अभी देखा x टेंड्स टू y, बेसिकली इसको हम, इस सिंटेक्स को हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि y नाम का जो एट्रीब्यूट है वो x नाम के एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है। मतलब सपोज हम अगर इसको थोड़ा सा और इजी वे में सीखने की कोशिश करें और अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ID टेंड्स टू नेम, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट की या फिर एम्प्लॉय की ID पता है
तो उस आईडी के थ्रू मैं नेम डिटरमाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे थे, अभी हमने देखा था कि y को हम डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कह रहे थे। तो यहाँ पर जो नेम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आईडी पे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे आईडी पता होगी किसी भी पर्सन की जो डेटाबेस में एंट्री की हुई है, उसमें से भी किसी भी पर्सन की आईडी अगर पता होगी तो मैं उसका नेम इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि जनरली हमें पता है कि आईडी जो है वो यूनिक रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ABC दिया हुआ है, रिलेशन हमें पता ही है कि ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें गिवन है ABC, और रिलेशन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड आपको हो सकता है इस तरीके की कोई फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, B टेंड्स टू C और A टेंड्स टू C। अब अगेन इसको पढ़ने का भी वही तरीका है, A टेंड्स टू B मतलब A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C एंड A डिटरमाइंस C, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, और ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी रहेंगी, और लिखा हुआ रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन रिलेशन। तो अब इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो इसके पहले जो मेन चीज आपको समझने के लिए है, जो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के पहले एक सब टॉपिक पढ़ना जरूरी है, वो होता है क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहता है तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो ये स्टेप रहेगी हमारी। क्या करना है हमको, टू फाइंड क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट्स। कौन से एट्रीब्यूट सेट्स, जो हमें यहाँ पर गिवन है ABC, है ना, इन्हीं को एट्रीब्यूट्स बोला हुआ है हमने। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वन बाय वन क्लोजर फाइंड आउट करना है। क्लोजर क्या होते हैं, तो अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट की बात करूं, किसी एक एट्रीब्यूट की बात करूं, तो अब उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का अगर मुझे क्लोजर फाइंड आउट करना है, तो उस एट्रीब्यूट से जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो पा रहे हैं वो सारे उसके क्लोजर सेट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले एट्रीब्यूट की बात करती हूँ, है ना, A की, तो A का क्लोजर फाइंड आउट करने का तरीका जो है, यहाँ पर पहले आपको A लिखना है क्योंकि A का क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हो, और इन पावर what you have to write is प्लस, ठीक है। आपको पावर में प्लस लिखना है यहाँ पर। फिर आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में A से जितने भी एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो रहे हैं वो सारे इस ब्रैकेट में लिखने हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्लोजर ऑफ A। जो एट्रीब्यूट है A नाम का, उसका क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, A से जो जो भी डिटरमाइन हो रहे हैं, है ना। तो अब A से क्या डिटरमाइन हो रहा है, B डिटरमाइन हो रहा है। A से क्या डिटरमाइन हो रहा है, C डिटरमाइन हो रहा है। अब अगर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिविटी करके एक रूल होता है, इन्फरेंस रूल होता है, उसमें A टेंड्स टू A अलाउ रहता है ना। मतलब A एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर मुझे पता है तो उससे A डिटरमाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो उसी रूल से यहाँ पर हमें क्या करना है, A तो डिटरमाइन कर ही लेना है ना, A तो आएगा ही ब्रैकेट में। इसके बाद में A डिटरमाइंस B जो दी हुई है हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में A के साथ में B भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने क्या ऐड कर लिया, A, B। अब B, C है और B ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे क्लोजर सेट में। तो अब यहाँ पर जब हम A का क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में A, B के बाद में C भी ऐड हो जाएगा इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से। कैसे ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ आपने A के थ्रू B डिटरमाइन किया हुआ था, A के थ्रू B डिटरमाइन किया था, तो उसके थ्रू आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर B को ऐड कर लिया, ठीक है। और आपको पता है कि अगर A से B डिटरमाइन हुआ है, A से B डिटरमाइन किया है और B से C डिटरमाइन किया हुआ है, तो इजीली हम
E टेंड्स टू C बोल सकते हैं। ट्रांजिटिविटी रूल है, अगेन इन्फेरेंस रूल, वन ऑफ द रूल्स है ये इन्फेरेंस रूल में से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा थर्ड स्टेप में A, B, C। ऑल्दो अगर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं अवेलेबल रहती तो भी A डिटरमाइन C के थ्रू में वैसे भी C ऐड करने ही वाली थी, है ना। बट अगर हमें इस तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई करके हम किसी एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं तो वो हमें करना है। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका सेट क्या बना हुआ है, A, B, C, ठीक है। तो इसको हटा के मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ A, B, C, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, B का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि A टेंड्स टू A रिफ्लेक्सिविटी रूल से हमने लिखा हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी B का क्लोजर फाइंड आउट करना है तो B तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक करेंगे क्या यहाँ पर B डिटरमिन्स, नहीं A डिटरमिन्स B हो रहा है तो इसको छोड़ेंगे अभी हम। लेकिन यहाँ देखो B डिटरमिन्स C हो रहा है तो B के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, अब हमारे पास में C भी आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि B और कोई डिटरमाइन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। C कुछ और डिटरमाइन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका क्लोजर बस यही रहेगा। A के क्लोजर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आए, A, B और C। B के क्लोजर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आए, B एंड C। अब ऐसे ही थर्ड एट्रीब्यूट कौन सा है, C। तो C का क्लोजर सेट फाइंड आउट करने के लिए, क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए C तो आएगा ही रिफ्लेक्सिविटी रूल के थ्रू, ठीक है। और C से कुछ डिटरमाइन कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे, तो बस ये इतना ही आएगा, ठीक है। C के क्लोजर में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आएगा जिसका नाम है C, खुद को ही उसने डिटरमाइन किया हुआ है, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्लोजर फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोजर फाइंड आउट करना नहीं पता रहेगा तो हम कैंडिडेट की फाइंड आउट कैसे करते हैं वो नहीं पता चलेगा। अब मैं एक दो एग्जांपल और आपको बताती हूँ, उसके बाद में हम कैंडिडेट की के लिए मूव करेंगे। अब यहाँ पर जैसे इस तरीके का कोई रिलेशन दिया हुआ है D, C से B, और यहाँ हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बढ़ा लेते हैं। अब सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या दिए हुए, A, B, C, D, ठीक है। एट्रीब्यूट सेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, A, B, C एंड D। और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी हुई है, दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, एक है A से B D और एक है D C से B, ठीक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, उस पर आपने देखा होगा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ही एट्रीब्यूट लिखा था और राइट हैंड साइड पे भी एक ही एट्रीब्यूट लिखा था। इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज में दो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं राइट हैंड साइड पे और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड पे दो एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम वन बाय वन सबका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे और ये याद रखना कि हम अभी सिंगल एट्रीब्यूट का ही क्लोजर फाइंड आउट किए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का भी क्लोजर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अभी सीखेंगे अभी यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिंगल का चेक करते हैं, फिर मल्टीपल या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चेक करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ए का ही देखते हैं, सिक्वेंस में ही वर्क करेंगे, है ना। पहले A, B, फिर C, फिर D, ठीक। तो ए का क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए अब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, अब एक साथ ही चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा थोड़ा। तो सबसे पहले A तो लिखेंगे ही बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी रूल, ठीक है। फिर A के बाद में क्या है, B एंड D। तो ये B और D दोनों ही आएंगे। दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि A की हेल्प से B और D दोनों डिटरमिन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A, B, D, A से B, D दोनों डिटरमाइन होंगे। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से कोई दूसरा एट्रीब्यूट A के क्लोजर सेट में आ रहा है क्या। तो देखो जरा, B को डिटरमाइन करना है अगर, तो D और C दोनों पता होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, अगर B
को बी को ब्रैकेट में लाना है तो डी और सी दोनों ऑलरेडी ब्रैकेट में होना चाहिए, बट हम पहले जो फंक्शन डिपेंडेंसी देखे हुए हैं उसमें ऑलरेडी ए से बी डी मतलब बी आ चुका है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस वाली फंक्शन डिपेंडेंसी के कारण हमारा बी और डी आया हुआ है, लेकिन इनकेस अगर ये फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होता, सिर्फ ये दिया हुआ होता, तो उसमें ब्रैकेट में पहले डी और सी दोनों आने चाहिए तभी बी आ सकते हैं, अदरवाइज बी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी की हेल्प से बी मिल गया था, तो सेकंड की जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। तो यही हमारा क्या बन गया, अब क्लोजर बन गया। किसका क्लोजर है ये, ए का, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी का फाइंड आउट करेंगे। बी में क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही अगर हम सी का फाइंड आउट करेंगे तो सी, और कुछ आ रहा है नहीं। डी का फाइंड आउट करेंगे तभी कुछ आ रहा है अब डी के अलावा नहीं, ठीक है। तो ये ABCD चारों सिंगल एट्रीब्यूट्स थे जिनके हमने निकाल लिए। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के देखेंगे कि हम क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर इधर फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरीके से सिंगल एट्रीब्यूट के क्लोजर फाइंड आउट किए थे, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए बी प्लस लिखा हुआ है, मतलब ए और बी दोनों सबसे पहले तो इस सेट में आएंगे, ठीक है। तो ए कॉमा पी क्यू, रिफ्लेक्सिविटी रूल के थ्रू ही आ रहा है ये सब, ठीक है। अब ए बी से कुछ डिटरमिन हो रहा है, हाँ ए से देखो क्या डिटरमिन हो रहा है, बी, तो बी लिखा हुआ है, और क्या डिटरमाइन कर रहे हो, डी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, डी। फिर डी सी से बी, वैसे बी आ चुका है लेकिन सी किसी के थ्रू डिटरमाइन नहीं हो रहा था, तो इसलिए सी नहीं आएगा यहाँ, बस ये इतना ही होगा। ऐसे ही अगर हम सी बी का फाइंड आउट करेंगे तभी यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। और बी और सी से कुछ डिटरमाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये इतना ही क्लोजर रहेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप जैसे सिंगल एट्रीब्यूट के क्लोजर फाइंड आउट करना देखे थे, वैसे ही आपको दो एट्रीब्यूट्स के भी क्लोजर फाइंड आउट करना समझ आ गया होगा। मैं 3 का सेट बना के एक बार और आपको बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर हम डी की बात करते हैं ना, तो हमने ए डी सी का क्लोजर फाइंड आउट करना है ना। तो ए डी सी के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ए तो आएगा ही, सी भी आएगा, डी भी आएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस आप इधर उधर लिखोगे तो भी चलेगा, आप सी को पहले लिखो, डी को, बस ब्रैकेट में प्रेजेंट होना चाहिए एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी डी आ गए। अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू देखेंगे कि कुछ और आ रहा है क्या। तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, और उसी का क्लोजर भी फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ए प्रेजेंट है और बी डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो डी हम ऑलरेडी लिख चुके थे, बी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो पर देखो सारे जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट थे इस रिलेशन में वो सब आ चुके हैं, तो हमें चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सपोज यहाँ एक और एग्जाम्पल देखना जरा कि अगर हम डी का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ डी का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, क्लोजर में डी आएगा, ठीक है। और कुछ आएगा क्या, इससे इसके थ्रू तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ए से डिटरमिन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डी से बी जनरेट हो तो रहा था, डी से हम भले ही सी की हेल्प ले रहे, तो क्या हुआ, हम बी तो डिटरमिन कर रहे थे ना, ये डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि डी अकेला डिटरमिन नहीं कर रहा है ना। अगर हम डिकम्पोजिशन रूल लगाते तो वो भी राइट हैंड साइड पे अप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कभी अप्लाई नहीं होता है। मतलब डिकम्पोजिशन रूल में अगर इसको ब्रेक करना है, टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू डी, अलग अलग हो सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
लेकिन इसमें नहीं लिख सकते आप। अगर आप ये बोलोगे कि इस तरीके से लिख दो तो ये चीजें गलत है ना, ये नहीं लिख सकते आप, अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सी ब्रैकेट में है क्या, नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण ना तो सी ब्रैकेट में आएगा ना तो बी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, अगर अकेला डी होता तो हम बी लिख देते इसके पास में, लेकिन ये सी के साथ मिलके इसको डिटरमिन कर रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ डी के क्लोजर में क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड हाउ, इन 3 क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें हमें दिख रहे हैं 5 एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पर 2 फंक्शन डिपेंडेंसीज दी हुई है जिसको हमने अभी पढ़ना सीखा किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, जब भी हमें फंक्शन डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करने बोलेंगे तो ये 2 डेटा आपको गिवन रहेगा, एक रिलेशन और सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पर पे जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, टू फाइंड आउट असेंशियल एट्रीब्यूट्स, टू फाइंड आउट असेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गिवन रिलेशन। तो असेंशियल एट्रीब्यूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होते हैं असेंशियल एट्रीब्यूट्स, तो असेंशियल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, or in other language essential attributes are those attributes which are not dependent on any other attributes। मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन रिलेशन में प्रेजेंट है, ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिलेशन में मेंशन है उनका नाम, उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड कैंडिडेट की में, टू फाइंड essential attributes, to find और
एसेंशियल एट्रीब्यूट्स अभी बता ही दिया है कि क्या होते हैं। तो अब हम देखें ज़रा इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स जो रिलेशन में तो प्रेजेंट है ना, लेकिन राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। तो इसमें चेक करो, रिलेशन से हम क्रॉस चेक करते जाएंगे, ठीक है। सी और ई प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पे, तो ये एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है। अब बचे हुए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, ए बी डी, ठीक है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच आर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अब इनको हम लिख लेते हैं कि हमने जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किए हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारे आ गए हैं। कौन कौन से आए हैं, ए बी एंड डी, ये हमारे क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट क्यों फाइंड आउट किए हमने, क्योंकि ये ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो अगर आपको कोई और एट्रीब्यूट का वैल्यू पता भी होगा तब भी आप इन एट्रीब्यूट्स तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, है ना। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लो। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स पता होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है तो कैंडिडेट की में जो एसेंशियल एट्रीब्यूट होंगे वो प्रेजेंट होंगे एनी हाउ, ठीक है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स या तो खुद कैंडिडेट की होते हैं या फिर पार्ट ऑफ कैंडिडेट कीज होते हैं, ठीक है। एसेंशियल एट्रीब्यूट ईदर विल बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की और विल बी कैंडिडेट की इटसेल्फ, ठीक है। खुद से या तो ये कैंडिडेट की है या फिर ये पार्ट होंगे, मतलब किसी और एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन होके और कैंडिडेट की बना लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली कैंडिडेट की होता क्या है और हम क्यों कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हम की बात करते हैं तो की अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के टॉपिक तक आ गए इसका मतलब ये है कि आपने की रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हम जब भी कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं उन कैंडिडेट कीज में से, उन कैंडिडेट की के सेट में से जो भी सारी कैंडिडेट कीज है वो सारी एलिजिबल होती है प्राइमरी की बनने के लिए। तो अब ये डीबीए पे डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सी वो एक प्राइमरी की सेट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को डेटाबेस में प्राइमरी की सेट करना है, प्राइमरी की ऑप्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैंडिडेट कीज पता करनी होती है। तो कैंडिडेट कीज एक बार पता चल जाएंगी फिर डीबीए को इजी हो जाता है प्राइमरी की सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये मेथड दी हुई है उसके थ्रू हम कैंडिडेट की को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडिडेट की क्या करती है, कैंडिडेट की का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है जो कि बाकी की से भी मैच करता है। कैंडिडेट की is an attribute or a set of attribute that uniquely identify other attributes present in a relation, ठीक है। तो या तो कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो क्या कर रहा है, बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बैक टू दी सॉल्यूशन, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की करना, फाइंड आउट करना ही हमारा मेन टास्क है यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट आए हैं इनके हमें क्या निकालना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्लोजर ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पर अब हमने एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड क्लोजर ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो सेकेंड स्टेप हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टू फाइंड क्लोजर ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर अगेन आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है, इस तरीके से। अब बताओ जरा क्या क्या आएगा, ए फिर बी फिर डी, ये तो आएगा ही। इसके बाद
कुछ और डिटरमाइन कर पा रहे हो? हाँ, डी से ई डिटरमाइन कर पा रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो एसेंशियल एट्रीब्यूट का सेट था, ये जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स थे, क्या इनके थ्रू जो सेट जनरेट हुआ है, जो क्लोजर के थ्रू आपका सेट जनरेट हुआ है, एट्रीब्यूट सेट जनरेट हुआ है, क्या ये सेट और रिलेशन में गिवन सेट ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है क्या? अच्छा, एक और एट्रीब्यूट रह गया, ए बी से सी भी तो डिटरमाइन किया हुआ है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? सी भी लिखना है बेटा, है ना। क्या किया हमने? सी भी लिख दिया। क्यों लिखा? इस वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू सी भी आ गया। अब आपने क्या चेक करना है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स यहाँ प्रेजेंट है वो सारे एट्रीब्यूट्स इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब और वाइस वर्सा, इस रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है वो सारे इस एसेंशियल एट्रीब्यूट के क्लोजर में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पर भी ए बी सी डी ई, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट के क्लोजर सेट में सारे वो एट्रीब्यूट्स आ जाए जो आपके रिलेशन में गिवन थे, तो हम उसको कैंडिडेट की मान लेते हैं। वो क्या होगा? हमारा कैंडिडेट की होगा। तो इस रिलेशन का कैंडिडेट की क्या आया? हमारा ए बी डी, ठीक है। अब इसका दूसरा एक और मेथड होता है कि या तो आप क्या करो, ये वाली मेथड, ये वाले स्टेप्स इग्नोर कर दो, लेंथी मेथड होता है जो सेकंड मेथड है, और क्या करो, एक एक का क्लोजर फाइंड आउट करो। पहले ए का क्लोजर फाइंड आउट करो, फिर बी का करो, फिर सी का, डी का, ई का, फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, ए बी, बी सी, सी ए, फिर ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन के क्लोजर सेट निकालने हैं आपको। जब क्लोजर निकालोगे तब भी आपको यही आंसर आने वाला है। तो ये जो है आपको गेट और नेट एग्जाम में काम आता है, शॉर्ट ट्रिक से अपन ने सॉल्व किया हुआ है पूरा, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है? हमें 3 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी, और 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। तो हम बस यही फॉलो करेंगे, यही वाला मेथड, टू फाइंड एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है? जो आपके राइट हैंड साइड पे नहीं प्रेजेंट है। तो राइट हैंड साइड पे कौन नहीं प्रेजेंट है? बी तो प्रेजेंट है, यहाँ सी भी प्रेजेंट है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या हो गया आपका? ए हो गया, ठीक है। और जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वो या तो खुद कैंडिडेट की हो जाता है या फिर इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ये खुद ही कैंडिडेट की है या ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की रहेगा। पार्ट ऑफ कैंडिडेट की का मतलब है कि ए किसी और एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन होके और सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट ये मिला है, लिख देते हैं यहाँ एसेंशियल। अब नेक्स्ट क्या करना है? टू फाइंड क्लोजर ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट। इसका क्लोजर फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर इस तरीके से ए और बी और बी से सी, तो बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो क्या हो गया हमारा? ये मैच कर लो, ए बी सी क्या हो गया? ये कैंडिडेट की हो गया। यहाँ पे क्या था कैंडिडेट की? ए बी डी। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है? ए, ठीक है। अगर आप लेंथी मेथड से करोगे तो अगेन यहाँ पर भी ए का क्लोजर निकालो, जहां पर आपको कवर हो रहा है एक कैंडिडेट की मिल गई, फिर बी का क्लोजर निकालो, फिर सी का क्लोजर निकालो। अब सपोज मैं लेंथी मेथड से करती, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपन लेंथी मेथड से एक बार सॉल्व करके लेंथी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? यहाँ पर हमें सबके क्लोजर फाइंड आउट करने हैं जो जो भी हमारे रिलेशन में अवेलेबल है। तो यहाँ क्या किया हमने? ए प्लस का क्लोजर तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे, पता ही है हमें। बी का फाइंड आउट करो, बी में क्या आएगा? बी कॉमा सी, पर ए नहीं आ पाया, देखो यहाँ पर, है ना। और सी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो बस सी आ पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट ही नहीं है सी, तो कुछ डिटरमाइन ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते तो भी आपको यही पता चलता कि ए बी सी जो ए जो है हमारा वो ए बी सी तीनों को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ए आपका कैंडिडेट की है। अब इसके बाद में आपने एक और डेफिनेशन
अगर आपने कैंडिडेट की पढ़ा हुआ तो आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी कैंडिडेट की, इट्स अ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, है ना, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ देखना कि ए के सेट में ए बी सी तीनों आए। अगर मैं यहाँ देखो यहाँ ए मिसिंग है, अगर मैं यहाँ ए भी एम्बेड कर देती और ए बी का क्लोजर फाइंड आउट करती तो यहाँ ए भी आ जाता उठ के, है ना, तो तीनों एट्रीब्यूट हो जाते ए बी सी। वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं ए एम्बेड कर देती, ए सी का क्लोजर निकालते तो अगेन ए बी सी हम निकाल ही चुके थे तो बी ए भी आ जाता। तो अब आप कहेंगे कि ये भी तो कैंडिडेट की बन गई है हमारी, है ना, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या है, आपका ए प्लस है ना, ए बी का ही तो प्रॉपर सबसेट हुआ ए बी के प्रॉपर सबसेट क्या क्या होंगे अगर हम निकालेंगे तो ए और बी। तो अगर किसी भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दिया हुआ है, उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट का ऑलरेडी अगर कोई क्लोजर प्रॉपर सबसेट का क्लोजर अवेलेबल है और उस क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स अगर कवर हो रहे हैं तो हम उससे कैंडिडेट की कहेंगे, उसके सुपर सेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको एक इजी एग्जांपल से देखो आप, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, डेटाबेस में पूरी डिटेल एंटर्ड है, अब हमें किसी पर्सन की डिटेल चाहिए। सपोज हम फ़ी अकाउंट में जाते हैं और हमें पता करना है कि स्टूडेंट का फ़ी कितना पेंडिंग है या कितना हो गया सबमिट हो गया है, या रिजल्ट का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट की कौन सी डिटेल पता होनी चाहिए जो यूनिक हो, मतलब आईडी। अगर मैं वहाँ जाके अकाउंट सेक्शन में या फिर रिजल्ट एग्जामिनेशन सेक्शन में बोलूँगी कि राम शर्मा नाम का स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट बता दो या फी स्टेटस बता दो, तो वो बता पाएंगे, वो बोलेंगे राम शर्मा कौन सी ईयर का, है ना, कौन से डिपार्टमेंट का, या फिर कौन सा ब्रांच है, क्या है, ये सब बहुत सारे और डिटेल बाद में रहेंगे जो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें, है ना। तो जब भी मुझे कोई डिटेल अगर स्टूडेंट की चाहिए तो मैं सिंपली क्या बोलूँगी, वहाँ रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर बताऊँगी। एनरोल नंबर से क्या पता चल जाता है, सेशन पता चल जाता है, जनरली सेशन पता चल जाता है, उससे कौन सी ईयर का बच्चा है, ब्रांच पता चल जाती है, और अगेन यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इतने सारे राम शर्मा में से किस राम शर्मा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए प्लस की बात कर रही हूँ, सपोज ये आईडी है और आईडी एबीसी को डिटरमाइन कर पा रहा है, मतलब आईडी, नेम, एड्रेस। अगर मुझे आईडी पता है तो उसके थ्रू मैं आईडी ऑलरेडी पता है तो नॉन एट्रीब्यूट है, और नेम भी पता कर पा रही हूँ और एड्रेस भी पता कर पा रही हूँ इस पर्टिकुलर आईडी वाले पर्सन का। वैसे ही अगर मैं इस क्लोजर की बात करूं तो यहाँ पर आईडी नोन है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है ना आपको अभी तक वो सब हमें नोन रहते हैं, इसलिए हमने बोला था ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटरमाइन करते हैं अदर एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ पर ए भी लिखा है, मतलब मुझे उस पर्सन का आईडी प्लस नेम भी पता है। तो यहाँ मुझे आईडी ही सिर्फ बताने से सारी डिटेल पता चल रही थी, तो मैं आईडी और नेम क्यों बताऊं, अननेसेसरी डेटा है ना, रिडंडेंट डेटा है, मैं क्यों बताऊं, अननेसेसरी डेटा है। यहाँ पर भी मुझे वहां बताना पड़ रहा है एग्जामिनेशन सेक्शन में कि आईडी और सी को क्या डिनोट किया था हमने, सी से एड्रेस, तो वहां मैं बोलूंगी कि आईडी नंबर 101 CI एंड एड्रेस उसका इंदौर है, तो उनको इंदौर से कोई लेना देना नहीं है, वो आईडी से सब कुछ डिटरमाइन कर पा रहे थे, इसलिए ये जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन रहती है इसकी हमें जरूरत नहीं रहती है ना, ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसकी हमें जरूरत नहीं रहती। हम सिर्फ आईडी से डिटरमाइन कर पा रहे थे, आईडी के साथ अदर एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट अवेलेबल है जो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है तो उसका सुपर सेट नहीं बनाना है। अब जितने भी सुपर सेट्स फिर बनते हैं उनको हम सुपर की बोलते हैं, ठीक है। सो अब थर्ड क्वेश्चन है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं।
मेथड वही है, हम लेंदी प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। लेंदी प्रोसेस से करना है तो आप रफ वर्क या फ्री टाइम में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज का एग्ज़ाम देना है, बीटेक का एग्ज़ाम देना है, एमसीए का, जिस भी कोर्स को आप ऑप्ट किए हुए हो, तब आपको अगर 7 मार्क्स में पूछा जाता है, 8 मार्क्स में पूछा जाता है, तब आप लेंदी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तब क्या करोगे, ए का क्लोजर निकालो, बी का निकालो, सी का, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सबका क्लोजर फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्लोजर सेट बन रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्लोजर्स है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम गेट नेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं और जनरली ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो उस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या होता है कि एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारे पास में आ गए तो बाकी के जो अननेसेसरी क्लोजर फाइंड आउट कर रहे थे उसको फाइंड आउट करने की अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या किया यहाँ, सबसे पहले बस एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, इसको कैसे करेंगे, अगेन वही रूल लगा दो, टू फाइंड एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। कैसे फाइंड करें एसेंशियल एट्रीब्यूट, तो वो एट्रीब्यूट जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो एट्रीब्यूट्स जो किसी और एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट है, बी और सी तो प्रेजेंट है, तो ये तो एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो कौन सा होगा, ए, क्योंकि ए ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या आ गया हमारा, ए। और अब ए या तो खुद कैंडिडेट की होगा या फिर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए का क्लोजर निकाल लेते हैं। ए का क्लोजर निकालने पे ए तो आएगा ही और बी और सी आ गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट की क्या हो गई, ए ही हमारी कैंडिडेट की हो गई। इसके बाद आपको चेकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेकिंग लगाओगे भी तो कोई मतलब नहीं, इसके सारे सुपर सेट तो सुपर की कैटेगरी में चले जाएंगे, है ना, और इससे मिनिमल पॉसिबल है ही नहीं, इसका प्रॉपर सेट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 सॉल्यूशन है। अब 2 और क्वेश्चन थोड़े अलग कैटेगरी के हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। और आप फिर और भी क्वेश्चंस नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको बुक में मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें देखना ज़रा, ये क्वेश्चन देखने पे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कैसे होगा, बट आपको जो स्टेप्स बताई हुई है बस वो स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से, जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी में, ठीक। तो यहाँ पर हम क्रॉस करते जाएंगे, है ना, जो जो प्रेजेंट है, क्योंकि उनको हमको काउंट नहीं करना है, वो हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है। सी प्रेजेंट है, GHEF, IJ। तो अब कौन से होगा एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, A, B और D। तो अब या तो ABD खुद कैंडिडेट की होंगे या फिर
कैंडिडेट की का पार्ट होंगे। अब यहाँ ये समझो कि ए अकेला, बी अकेला, डी अकेला, ये तीनों इंडिविजुअली वर्क नहीं करेंगे, तीनों साथ में ही वर्क करते हैं। जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स रहते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरे एट्रीब्यूट साथ में मिलके कॉम्बिनेशंस ऑफ देम हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, एबीडी क्या हो गया हमारा, एसेंशियल एट्रीब्यूट सेट हो गया, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हो गया ये, है ना। अब इसका क्या करना है, हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं क्लोजर फाइंड आउट। बताओ क्या आएगा, ए फिर बी और डी तो आएगा ही, फिर ए बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, लिख लो। ए डी अवेलेबल है और ए डी से जी एच आ रहा है, लिख लो जी एच। फिर बी डी ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, बी डी है, उससे ई और एफ आ रहा है, ई और एफ लिखे थे क्या, पहले नहीं लिखे तो ई और एफ। ए से आई आ रहा है, आई लिख लो। फिर एच अवेलेबल था क्या ऑलरेडी, हाँ प्रेजेंट है, एच से जे आ रहा है तो जे भी लिख लो। अब देखना कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए जो रिलेशन में प्रेजेंट थे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। ठीक है, सिंपल था, लग रहा था ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या किया हमने, प्रोसेस फॉलो करी, स्टेप्स फॉलो करी और आंसर आ गया, है ना। ये हो गई हमारी कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक सिंपल सी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी बस, z टेंड्स टू x। अब यहाँ पर पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकाल लेते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से, जो राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट नहीं है। x तो प्रेजेंट है तो x तो हमारा नहीं है एसेंशियल एट्रीब्यूट, तो कौन सा बचा फिर, y और z। y z का क्लोजर निकाल लो। क्लोजर में क्या क्या आ जाएगा, y आएगा, z भी आएगा और z से x डिटरमिन हो रहा है तो x भी आ गया। y z क्या हो गया हमारा, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या हो गई हमारी, सेट ऑफ एट्रीब्यूट मिल गया हमको जो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट की के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको क्लोजर फाइंड आउट करना आना चाहिए, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। कैंडिडेट कीज में जितने भी एट्रीब्यूट्स कवर होते हैं, जैसे YZ जो है कैंडिडेट की है, यहाँ पर ABD कैंडिडेट की है, इन एट्रीब्यूट्स को हम प्राइम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ABD प्राइम एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पर YZ। फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे, जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स है जो कैंडिडेट की में नहीं आ पाए। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से, ABD बचे हुए कौन कौन से थे, जितने भी बचे हुए हैं, फिर C E F G H I J, ये सब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी YZ क्या हुए, हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए क्योंकि कैंडिडेट की में अवेलेबल है, और बचा हुआ कौन सा है, X, इसको क्या कहेंगे हम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ओके, थैंक यू।